हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 25 और 26 मार्च के करंट अफेयर्स के टॉप 15 क्वेश्चंस को। आपके आने वाले एग्जाम्स में 25 और 26 मार्च के करंट अफेयर्स से जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और साथ ही साथ जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी उनको आप अच्छे से नोट करके याद जरूर कर लेना। क्वेश्चन बच्चों आपको डेली नोट करने हैं, क्योंकि नोट करने से, लिखने से आपको चीजें ज्यादा समय के लिए याद रह पाएंगी। इसीलिए आपको डेली जो करंट अफेयर्स की वीडियो मिल रहे हैं आपको इनके प्रॉपर नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चंस के साथ साथ बच्चों जो भी मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताती हूँ, ये भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इनको भी अच्छे से नोट करके याद जरूर कर लेना। और क्या करना है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चंदन सर कानपुर। और बच्चों, आपको पता है कि जो डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस आपको मिल रही हैं, इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम जो चैनल है, इसी नाम से है चंदन सर कानपुर, इस पर प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है। तो अगर आपको ये जो डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन जरूर कर लेना। और अगर आपको उसकी लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी जाएगी, तो आप वहां से जाकर भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं बच्चों आज का पहला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, हाल ही में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो पैरा एथलीट बने हैं पहले पद्म भूषण प्राप्त करने वाले, वो कौन है। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, अवनी लेखरा, देवेंद्र झाझरिया, सुंदर सिंह गुर्जर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद, ठीक है, ये इनको क्या दे रहे हैं, पद्म भूषण। और ये कौन है, ये है बच्चों देवेंद्र झाझरिया। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि देवेंद्र झाझरिया। क्लियर है? और मैंने आपको बताया भी था पहले भी, जो जनवरी में जो पद्म पुरस्कार हैं इनकी घोषणा कर दी गई थी। और ये पद्म पुरस्कार हर साल मार्च के लास्ट और या फिर अप्रैल की शुरुआत में दिए जाते हैं। तो पद्म पुरस्कार दिए जा चुके हैं। और जो पहले पैरा एथलीट बने हैं पद्म भूषण प्राप्त करने वाले, उनका नाम क्या है, देवेंद्र झाझरिया। क्लियर है? आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए बच्चों, देवेंद्र झाझरिया पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरालंपियन बन गए हैं। ठीक है, यानी कि ये पहले भारतीय पैरालंपियन है जिन्होंने पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। अब वो जो 2 स्वर्ण पदक जीते हैं वो कौन कौन से पैरालंपिक में जीता है, तो पहला 2004 में जो हुआ था पैरालंपिक, इसमें जीता था। और उसके बाद बच्चों जो दूसरा जीता है वो 2016 में जीता है। ठीक है, तो 2016 में दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। बच्चों आपको बता दूं कि 2004 में जो पैरालंपिक हुए थे ये आपके एथेंस में हुए थे। ठीक है, कहां पर हुए थे, एथेंस में। और 2016 वाले जो पैरालंपिक हुए थे बच्चों, ये आपके रियो डी जेनेरियो में हुए थे, रियो डी जेनेरियो। क्लियर है इतना? रियो डी जेनेरियो में दूसरे पैरालंपिक 2016 वाले हुए थे। और बच्चों आपको मैंने पहले भी बताया है कि जिस जगह ओलंपिक आयोजित किए जाते हैं, ठीक है, ओलंपिक हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। तो ओलंपिक गेम्स जब खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद पैरालंपिक उसी जगह पर आयोजित किए जाते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार 2004 में जो ओलंपिक है वो कहां पर हुआ था, एथेंस में। और 2016 में जो ओलंपिक हुए थे वो कहां पर हुए थे, रियो डी जेनेरियो में। क्लियर है? इसके बाद बच्चों आपको जो क्वेश्चन में नाम आया है वो किसका है, देवेंद्र झाझरिया का। तो ये बच्चों आपको बता दूं कि ये भारत के राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं और राजस्थान में भी ये चुरू जिले से हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हाल ही में प्रित्जर पुरस्कार 2022 किसने जीता है। तो जो प्रित्जर पुरस्कार है ये किसने जीता है, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, डाइवेडो फ्रांसिस केरे, जो बिडेन, व्लादिमीर पुतिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डाइवेडो फ्रांसिस केरे। आप इन इमेज में देख पा रहे हैं, ये कौन है, डाइवेडो फ्रांसिस केरे, और इन्हें प्रित्जर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। क्लियर है?
आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ये वास्तुकला के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है, जो कि हयात फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये जो पुरस्कार है प्रित्जर पुरस्कार, ये हयात फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? वास्तुकला। वास्तुकला यानी कि इंग्लिश में हम इसको क्या कह सकते हैं? आर्किटेक्चर। क्लियर है? इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले अफ्रीकी वास्तुकार हैं। ठीक है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। क्लियर है इतना? इनका स्टूडियो बर्लिन में स्थित है। ठीक है, यानी कि इनका जो स्टूडियो है वो कहाँ पर है? बर्लिन। बर्लिन बच्चों जर्मनी की राजधानी है। जर्मनी एक आपका यूरोपीय देश है, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन में इनका स्टूडियो स्थित है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हाल ही में कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, असम, ओडिशा, केरल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल। केरल राज्य कार्बन तटस्थ खेती के तरीके जो है इनको पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है। क्लियर है? और बच्चों कार्बन तटस्थ खेती का मतलब है कार्बन को तटस्थ करना, इसका मतलब है कार्बन का उत्सर्जन जो है उसको कम करना है। क्लियर है? तो जो केरल है वो पहला राज्य बन गया है देश का। अब बच्चों यहाँ पर देखिए केरल राज्य की बात आई है, तो केरल ये आपका जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है उसका ये राज्य है केरल। ठीक है, तो इसकी राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे जो मुख्यमंत्री है यानी कि सीएम, इनका नाम क्या है? पिनाराई विजयन। और केरल के जो प्रेजेंट टाइम पे राज्यपाल है बच्चों, इनका नाम क्या है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, इनका नाम क्या है? आरिफ मोहम्मद खान। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों हमसे पूछा गया है, हाल ही में रमेश चंद्र लाहोटी का निधन हो गया, वे कौन थे? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूर्व राष्ट्रपति थे, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, या फिर पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो आपका ऑप्शन है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश। तो रमेश चंद्र लाहोटी बच्चों ये कौन है? पूर्व मुख्य न्यायाधीश भारत के रह चुके हैं। और आप यहाँ इनको देख भी पा रहे हैं इमेज पे, इन्होंने जो ड्रेस पहन रखा है ये जो आपके वकील होते हैं वही लोग पहनते हैं। तो इनका नाम क्या है? रमेश चंद्र लाहोटी। क्लियर है? आइए इस क्वेश्चन की और व्याख्या देखते हैं। देखिए बच्चों 1 जून 2004 को इन्हें भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो 35वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको बनाया गया था। और कब की बात है ये? 1 जून 2004 को। क्लियर है इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री ने कहां पर भारत की पहली मोबाइल जैव सुरक्षा 03 प्रयोगशाला का निरीक्षण किया है? तो जो भारत की पहली मोबाइल जैव सुरक्षा 03 प्रयोगशाला है, इसका परीक्षण कहां पर किया है? वो भी किसने? स्वास्थ्य मंत्री ने। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और अहमदाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। ठीक है, भारत की राजधानी दिल्ली में इसका निरीक्षण किया गया है। क्लियर है बच्चों इतना? देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, आपने क्वेश्चन में देखा है, हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इन्होंने ही इस प्रयोगशाला का निरीक्षण किया है। तो प्रेजेंट टाइम पे स्वास्थ्य मंत्री कौन है? इनका नाम है मनसुख मंडाविया। क्लियर है? और दिल्ली की बात आई है तो बच्चों दिल्ली आपका क्या है? केंद्र शासित प्रदेश और साथ ही साथ भारत की ये राष्ट्रीय राजधानी भी है। तो दिल्ली के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है बच्चों? अनिल बैजल। ठीक है, अनिल बैजल। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष तक 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2025 तक, 2023, 2024 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो भारत सरकार ने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है, कितनी संख्या है? 220। ये लक्ष्य रखा है 2025 तक। क्लियर है इतना? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2025। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं।
देखिए बच्चों, ये घोषणा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री है वो कौन है आपके? ज्योतिरादित्य सिंधिया। और आप यहाँ इनको इमेज में देख भी पा रहे हैं, ये कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्होंने ही बताया है कि भारत सरकार ने 2025 तक 220 भारत में नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है। क्लियर है इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ मिलकर सुरक्षा कवच 2 यानी कि सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजन किया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बिहार पुलिस के साथ, राजस्थान पुलिस के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ, या फिर महाराष्ट्र पुलिस के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाराष्ट्र पुलिस के साथ ये समझौता किया है भारतीय सेना ने। ठीक है, हाँ, आयोजन किया है इस अभ्यास का। क्लियर है? देखिए बच्चों, ये अभ्यास आपका कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? पुणे में। ठीक है, पुणे में इसको आयोजित किया गया है। क्या नाम है? सुरक्षा कवच 2। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? आपको बताना है कि इस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 52वां, 51वां, 53वां या फिर 54वां। तो बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप यहाँ इमेज में देख भी पा रहे होंगे। इंडिया देखिए इसमें हाईलाइट है, और इसकी जो रैंक है वो कितनी है? 51। ठीक है, इंडिया कौन सी रैंक पर आया है? इसमें 51 रैंक पर आया है। और इस रैंक में जो टॉप 3 कंट्रीज है वो कौन कौन से हैं? टर्की, उसके बाद दूसरा न्यूजीलैंड है, और तीसरा है चेक रिपब्लिक। क्लियर है? तो आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों वो करेक्ट होगा, यानी कि 51वां। क्लियर है? तो 51वां जो आपका देश बना है भारत, किस इंडेक्स में? ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए बच्चों, 2020 में भारत का स्थान इसमें 56वां था। ठीक है, और लगभग 5 अंकों का सुधार करके भारत इसमें 51वें स्थान पर इस साल आया है। इसके बाद आगे देखेंगे, यह सूचकांक 56 देशों और क्षेत्रों में घरों की कीमतों में घटबढ़ पर नजर रखता है। ठीक है, जो कंट्री जितने ज्यादा आगे होगी यानी कि वहां पर जो घर हैं उनकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ये जो इंडेक्स है ये किससे रिलेटेड है? आपका हाउस प्राइस यानी कि घरों की कीमतों से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए इसका नाम भी है ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स। तो घरों की कीमतें बताती है, और ये लगभग 56 देशों और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो घर हैं उनके प्राइस जो होते हैं, उनकी कीमतों के जो घटना बढ़ना है उस पर नजर रखती है। उसी के बेस पर ये सूचकांक जारी किया जाता है, और इसको जारी कौन करता है? नाइट फ्रैंक। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है सारे फैक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हाल ही में भारत की राष्ट्रीय उद्यान में, यहाँ पे सॉरी लिख लीजिएगा, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीक प्रयोग किया गया है? ठीक है, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में जो अफ्रीका की बोमा तकनीक है इसका प्रयोग किया गया है? आप यहाँ लिख लीजिए, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सरिस्का राष्ट्रीय पार्क, कान्हा राष्ट्रीय पार्क, केवला देव राष्ट्रीय पार्क, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवला देव राष्ट्रीय पार्क। केवला देव राष्ट्रीय पार्क में अफ्रीका की एक बोमा तकनीक है, इसका प्रयोग किया गया है। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए बच्चों, इस तकनीक का प्रयोग चित्तीदार हिरणों को पकड़ने के लिए और उन्हें स्थानांतरित स्थानांतरित का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, करने के लिए किया जाता है। तो जो बोमा तकनीक है वो किससे संबंधित होगी? आपकी चित्तीदार हिरणों से। ठीक है, और इस जो आपकी तकनीक है इसमें क्या किया जाता है? इन हिरणों को पकड़ के या तो पकड़ा जाता है या फिर इनकी जगह चेंज की जाती है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए आपका जो आंसर था वो था केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। तो बच्चों आपको बता दूं कि जो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका भारत के राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में है। ठीक है, यानी कि भरतपुर जिले में ये स्थित है। क्लियर है इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हाल ही में किसने विश्व जल दिवस के अवसर पर सुजलाम
2.0 अभियान को लॉन्च किया है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो विश्व जल दिवस है इसके अवसर पर सुजलाम 2.0 अभियान को किसने लॉन्च किया है। सबसे पहले तो बच्चों आपको बताना है कि जो विश्व जल दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो ये आपको कमेंट में मुझे बताना है लिख करके, ठीक है। अगर आपको पता है कि विश्व जल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, अभी हाल ही में विश्व जल दिवस मनाया गया था, तो ये किस तारीख को मनाया गया था, आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताना है। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी, गजेंद्र सिंह शेखावत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका, आप समझ गए होंगे, आसान है काफी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या किया है, सुजलाम 2.0 अभियान को लॉन्च किया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इनको इमेज में, ये कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। बच्चों गजेंद्र सिंह शेखावत ये कौन है, वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है, ठीक है। ये कैसे, ये कौन से मंत्री हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। और यहाँ पर बात भी किसकी हो रही है, सुजलाम। सुजलाम का मतलब होता है स्वच्छ जल, ठीक है। तो सुजलाम 2.0 अभियान किसने लॉन्च किया है, गजेंद्र सिंह शेखावत ने। क्लियर है इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हाल ही में भारत ने 400 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य कितने दिन पहले ही हासिल कर लिया है। 400 अरब डॉलर का अभी भारत ने हाल ही में निर्यात लक्ष्य हासिल किया है, और जो अनुमान लगाया गया था कि इतने दिन में हासिल कर लेगा, लेकिन उससे कुछ दिन पहले ही भारत ने ये लक्ष्य हासिल कर लिया है। तो आपको बताना है कि वो दिन कितने हैं, कितने दिन पहले भारत ने ये लक्ष्य हासिल किया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 9 दिन पहले, 8 दिन पहले, 7 दिन पहले या फिर 10 दिन पहले। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9 दिन पहले, ठीक है। 9 दिन पहले भारत ने ये लक्ष्य हासिल कर लिया है। इसकी व्याख्या देखिए बच्चों, ये अब तक का सर्वाधिक निर्यात है, ठीक है, यानी कि भारत का ये सबसे ज्यादा अभी तक का ये निर्यात है, यानी कि भारत में इससे पहले अभी तक इतना निर्यात नहीं हुआ। क्लियर है इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हाल ही में गल्फ बिजनेस समिट कहाँ पर आयोजित किया गया है। गल्फ बिजनेस समिट जो है ये किस जगह पर आयोजित किया गया आपको बताना है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, तीसरा दिया है दुबई, और चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जम्मू कश्मीर। क्लियर है। तो जम्मू कश्मीर में क्या किया गया है, गल्फ बिजनेस समिट का आयोजन किया गया है। और आप यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों, जो गल्फ, गल्फ का मतलब क्या है, ये गल्फ खाड़ी की बात हो रही है, ठीक है। गल्फ का मतलब क्या होता है, खाड़ी, ठीक है। तो खाड़ी देशों का जो समूह है, ठीक है, उनकी 33 कंपनियों ने लगभग यहाँ पर जम्मू कश्मीर में इस समिट को आयोजन किया था। जो 33 कंपनियां हैं उनके प्रतिनिधि आए थे उन कंपनियों की तरफ से, ठीक है। उन कंपनियों के जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे वो जम्मू कश्मीर में आए और उन्होंने वहां पर ये समिट, जो गल्फ बिजनेस समिट है, इसको आयोजन किया। और आप यहाँ इमेज में इनको देख पा रहे हैं, ये कौन है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है बच्चों, जो कि कौन है, मनोज सिन्हा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो बैठे हुए हैं इनका नाम क्या है, मनोज सिन्हा, जो कि कौन है, आपके जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं वर्तमान में, ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जा चुका है। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए बच्चों इस समिट में गल्फ देशों की 33 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है, ये मैंने आपको अभी बता दिया है, ठीक है। गल्फ देश कौन से होते हैं, यानी कि खाड़ी वाले देश, खाड़ी वाले देश यानी कि जो 3 तरफ से जमीन से घिरे होते हैं और एक तरफ पानी से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एक तरफ पानी और 3 तरफ जमीन यानी कि स्थल। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हाल ही में टेनिस प्लेयर एशले बार्टी ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस देश की खिलाड़ी है, ठीक है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन जो है वो पूरा ये है कि वे किस देश की खिलाड़ी है, ये हमें बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्पेन, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। एशले बार्टी ये कौन है, एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर है। क्लियर है इतना। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। और आप यहाँ इनको इमेज में देख भी पा रहे हैं, ये कौन है, एशले बार्टी।
बच्चों व्याख्या देखेंगे। देखिए इस साल इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन टूर्नामेंट भी जीता था, ठीक है, और इन्होंने अभी तक 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, ठीक है, सिर्फ 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। इसके बावजूद भी इनको जो महिला, अगर हम महिला श्रेणी में बात करें तो इनको दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी माना जाता है, ठीक है, विश्व की नंबर 1। और इन्होंने 25 वर्ष की आयु में संन्यास लिया है, ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है। इन्होंने कितने वर्ष में आप संन्यास लिया है, तो आपका आंसर होगा 25 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास लिया है। क्लियर है। अब बच्चों 3 ग्रैंड स्लैम जो इन्होंने जीते हैं वो कब कब जीते हैं। देखिए बच्चों 2019 में इन्होंने पहला ग्रैंड स्लैम जीता था, जो कि इनका था कौन सा, फ्रेंच ओपन। इसके बाद दूसरा ग्रैंड स्लैम जीता है 2021 में, और वो कौन सा था, विंबलडन ओपन। इसके बाद अगला जो है बच्चों, ये भी हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट हुआ था, उसमें 2022 में इन्होंने ये टूर्नामेंट जीता था, ठीक है, महिला एकल में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों आज के लेक्चर का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ई विधान आवेदन लागू कर देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बनी, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि भारत के किस राज्य की विधानसभा अभी हाल ही में ई विधान आवेदन लागू कर देश की पहली पेपरलेस, पेपरलेस का मतलब डिजिटल तरीके से सारे काम यहाँ पर अब किए जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसी पहली विधानसभा बनी है पूरे देश में। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी है, किस राज्य की विधानसभा है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा दिया है केरल, तीसरा है तमिलनाडु, और चौथा दिया है आपका नागालैंड। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नागालैंड। तो नागालैंड राज्य की विधानसभा आपकी ई विधान आवेदन लागू करने वाली देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बनी है। क्लियर है इतना। चलिए बच्चों अब आगे देखेंगे। नागालैंड बच्चों राज्य की बात आई है। नागालैंड आपका नॉर्थ ईस्ट जो भारत में जगह है वहां पे आपका स्थित है ये राज्य। तो इसकी राजधानी क्या है, आंसर होगा आपका कोहिमा। नागालैंड के प्रेजेंट टाइम पे जो मुख्यमंत्री है इनका नाम क्या है, नेफ्यू रियो, ठीक है। इसके बाद यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम पे राज्यपाल है तो इनका नाम क्या है, जगदीश मुखी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ के राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हाल ही में गुलामी और ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों के स्मरण का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि जो गुलामी और ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों के स्मरण के लिए जो अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है ये किस दिन मनाया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 25 मार्च को, 24 मार्च को, 23 मार्च को, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 25 मार्च। क्लियर है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रिमेम्बर स्लेवरी, ठीक है। स्लेवरी बच्चों इसका मतलब क्या होता है, स्लेवरी जो इंग्लिश का टर्म है इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, गुलामी कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, गुलामी कहते हैं। क्लियर है। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए बच्चों इस वर्ष इस दिवस की जो थीम रखी गई है ये क्या रखी गई है, साहस की कहानियां, दासता का प्रतिरोध और जातिवाद के खिलाफ एकता, ठीक है। और ये जो दिवस है आपका ये किससे संबंधित है, जो गुलामी है इसको जड़ से खत्म करना है, इसका प्रतिरोध यानी कि इसको रोकना है, ठीक है। दासता का प्रतिरोध का मतलब क्या है, इसको रोकना, और जातिवाद के खिलाफ एकता, ठीक है। जो जातिवाद है इसके भी अगेंस्ट जाना है, यानी कि इसको भी खत्म करना है, ठीक है। तो इस वर्ष इस दिवस की ये थीम रखी गई है। क्लियर है बच्चों। तो आशा करती हूँ कि आपको आज के ये टॉप 15 जो क्वेश्चन थे आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आपको क्या करना है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी बच्चे आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनके साथ क्लास को बच्चों शेयर जरूर किया कीजिए, ठीक है। और आप जानते हैं कि हम आपको बेहतरीन कंटेंट पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं और आपको डेली अच्छी से अच्छी क्लासेस हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराई जा रही है। तो बच्चों आप सारे जो क्लासेस हैं वो बच्चे जो भी बच्चे आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर किया कीजिए। क्लियर है। इसके बाद आपको कमेंट में लिख करके बताना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, ठीक है। और अगर आपको क्लास में जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं उनसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं
उसका आपको आंसर जरूर किया जाएगा। क्लियर है? और आपको क्या करना है बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ ही साथ जो बगल में बेल आइकन दिया जाता है इसको भी ऑन जरूर कर लेना। अगर आप बेल आइकन ऑन नहीं करेंगे तो आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम पर नहीं मिल पाएंगे। और आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर लगातार यूपी पुलिस और लेखपाल के लिए बैच शुरू किए जा चुके हैं, और सारे जो आपकी क्लासेस हैं बच्चों वो सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी तरीके की कोई पेड क्लासेस नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आप जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, उनको भी बोल सकते हैं सब्सक्राइब करने को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करती हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं बच्चों आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड थैंक यू।